नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं तो राजस्थान की कक्षा 10वीं की जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो पुस्तक है, राजस्थान का हमारा इतिहास और कला संस्कृति, इसका जो पहला पार्ट है, इसका आज हमारे सामने दोस्तों तीसरा नंबर का ये वीडियो है। इससे पहले हमने दोस्तों 2 वीडियो बनाए थे, जिनको आपने दोस्तों भरपूर सहयोग दिया, वो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान की बागोड़ की सभ्यता, इससे पहले हमने पार्ट 1 में दोस्तों चर्चा की आप लोगों के सामने, और जिस प्रकार से हम लेकर आए ना डिजिटल माध्यम से, इस प्रकार से बहुत कोई टीचर है जो आपके लिए दूसरे इस प्रकार की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। चर्चा करते हैं राजस्थान की बागोर की सभ्यता। इससे पहले हमने पार्ट 1 में कालीबंगा, आहड़ की सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता के बारे में चर्चा की। बागोर की सभ्यता की चर्चा करते हैं। भीलवाड़ा जिले में स्थित है साहब जी, भीलवाड़ा वो जिला जिसे राजस्थान का टेक्सटाइल नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान की जो टेक्सटाइल जो नगरी है, जो किसे कहा जाता है साहब जी? कहा जाता है भीलवाड़ा को। और भीलवाड़ा में एक नदी बहती है, क्या बोलती है साहब जी? नदी। ये देखो, ड्रिंग 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 नदी बोगी, कहीं बोगी ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग। किसका नाम है? कोठारी की नदी। काय का नाम है? कोठारी की नदी या कोठारी की नदी, वही नदी है जिसकी राजस्थान में मैं तो पहले भी चर्चा कर चुकी। पहले वीडियो जाकर न देखो, एक बार जरूर जाकर देखो। बागोर सभ्यता के उत्खनन की बात करें साहब जी, हथौड़ी, यो हथौड़ी है ना। अरे दंताड़ी तोड़ी से दंताली से दंताली, कहीं दंताली खुरसुड़ी खोद बागी। तो उत्खनन किसने किया? सन 1967 से सन 1970 के बीच में डॉक्टर वी एन मिश्र ये वही व्यक्ति जो राजस्थान को कत्ते भी पहुंचू। वीरेंद्र नाथ मिश्र, जो कि डक्कन कॉलेज पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये बात आपको याद रखनी है। ये वीएन मिश्र वही व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थान में पूर्व पाषाण काल उपकरणों की खोज की थी। डक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर थे। ये बात आपको याद रखनी है। सन 1967 ईस्वी से सन 1970 तक राजस्थान में बागोर सभ्यता की क्या करते साहब जी? उत्खनन करते हैं। इसमें बागोर सभ्यता की अगर आप लोगों से बात करूं तो ये राजस्थान में इसके जो अवशेष लगभग 4000 से 5000 ईसा पूर्व के बीच में माने जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जो कालीबंगा जो सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता का जो टाइमिंग पीरियड आता है वो साहब जी आता है 6000 वर्ष पूर्व। कितना आता है? 6000 वर्ष पूर्व। वही हमने आप लोगों से बात की थी जो गणेश्वर जो सभ्यता थी, सॉरी दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता की हमने चर्चा की, वो आपसे 1900 ईस्वी से 1700 ईस्वी के टाइमिंग पीरियड की बात आती है। तो इसे कई प्रकार के आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं सभ्यताओं के बारे में। अगला देखिएगा भाई साहब, बागोर सभ्यता से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? यहाँ से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। कितने खतरनाक प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से सबसे बड़ी संख्या में छोटे छोटे पत्थर के औजार मिले हैं। बड़ी संख्या में छोटे जो पत्थर होते हैं उनके औजार मिले। कहां से साहब जी? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से, जिसे हम कहते हैं लघु पाषाण उपकरण। और लघु जो पाषाण जो उपकरण है, ये मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े साहब जी? लघु जो पाषाण उपकरण है ये मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए थे साहब जी? मध्य मध्य पाषाण काल से। और ये मध्य पाषाण काल वही है जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मध्य पाषाण काल है ना, ये लूणी नदी, कौन सी भाई साहब? लूणी नदी प्लस मैं बात करूं तो विराटनगर जयपुर, विराटनगर जयपुर प्लस दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ की जो बेड़ज नदी है, क्या नाम है? बेड़ज नदी। इस नदी घाटियों में दोस्तों ये पाई गई थी दोस्तों मध्य पाषाण कालीन राजस्थान में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। मैं अगर आप लोगों से बात करूं बागोर सभ्यता के बारे में, जिसके प्रमाण यहाँ से इनके निवासियों के आखेटक, राजस्थान में जो बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा की जो व्यक्ति थे ना, वो आखेट खेलते थे। क्या करते थे? आखेटक। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। क्या करते थे साहब जी? यो तीर ले लियो, यो देखो, यो तीर ले लियो, यो तीर, और यो तीर लेर, यो तीर लेर, ये जानवर ना मारने की कोशिश कर रही हो। क्या कर रहे? तीर ले डिस्क्या, तीर चला दे। आखेट कर रहे थे। आखेट किस लिए करते थे? खाने के लिए, पीने के लिए, अपनी मौज मस्ती करने के लिए। तांबे के उपकरण दोस्तों, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से यहाँ से तांबे के औजार भी मिले। क्या मिले साहब जी? तांबे के औजार। तांबे के औजारों में बागोर भीलवाड़ा से क्या मिला है साहब? एक छेद वाली सुई मिली है, छेद वाली सुई मिली है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों नीडल्स। नीडल्स, नीडल्स का मतलब होता है दोस्तों सुई विद ए होल। होल का मतलब होगा छेद, होल, छेद करो, होल करो, छेद कर वो। किसमें? निडल्स में। तो छेद वाली सुई मिली है और किसकी बनी हुई है साहब? ये तांबे की बनी हुई है। ये क्वेश्चन आप लोगों से भविष्य में पूछा जाएगा। ये बात आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट लगा लीजिए कि राजस्थान की किस सभ्यता से तांबे की छेद वाली सुई मिली। और आजकल की छोरियां जो थे, देखो दुनिया बदलने की कोशिश कर रहे थे, वहां से पहले का जमाना में लोग गए कि जो सुई आती है वो एक तागो तक पूरी ना हो, तो बात ना कह रहा चाहिए यार तांबे मतलब। अगला देखो, कृषि और पशुपालन। यहाँ से खेती प्लस पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अरे क्वेश्चन तो हद से ज्यादा बार पूछे गए। बागोर भीलवाड़ा से खेती अर्थात कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये बात याद रखना, ये खेती है और ये साथ में के साथ वो भैंस गाय जीविता समझो, ये सभी के सामने चित्रित की गई है।
कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मुख्य पहचान मध्य पाषाण जो बागोर सभ्यता है, ये जो बागोर सभ्यता है यहाँ से मध्य पाषाण कालीन उपकरण है, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल माना गया है, तथा यहाँ से लघु पाषाण कालीन उपकरण मिले जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। याद रखना क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। और मैंने जब मध्य पाषाण कालीन सभ्यता की मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, पार्ट 1 जाके देखी दोस्तों आप, राजस्थान का जो इतिहास और कला संस्कृति का जो कक्षा 10वीं का जो पार्ट 1 है ना, इस पार्ट 1 में जाकर देखिए मैंने आप लोगों से बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा की थी। पार्ट नंबर 2 में हमने 3 सभ्यताओं के बारे में चर्चा की, कालीबंगा, आहट और गणेश्वर सभ्यता के बारे में, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अरे यूं माने नौकरी लगने का एकमात्र जरिया है 9th और 10th की किताबें, ठीक है, राजस्थान जीके के लिए सिर्फ, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार से भारतीय इतिहास, संविधान और ज्योग्राफी की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो दोस्तों, एसएसटी विद हेमराज पर। अरे कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए यार, इससे पहले वाली जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हुई ना, 75 क्वेश्चन दिए थे हमने सेम टू सेम, और उस जमाने में सिर्फ ऑफलाइन चर्चा कर रहे थे यार, आजकल तो डिजिटल माध्यम से आ गए, टेंशन मत लो, ठीक है। मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की चर्चा करें। अब देखिए अगली आती है हमारी गणेश्वर सभ्यता, क्या नाम है साहब जी, बागोर सभ्यता की चर्चा कर ली। अब आती है हमारी गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर में है, और सीकर में कौन सा स्थान है साहब जी, नीम का थाना। सीकर से मैं चाल लुहारन झुंझुनू आई, और तगड़ो गानो ट्रेंडिंग में चालो राजस्थान में तो, सीकर सु में चाल लुहारन झुंझुनू आई रे मु तो सारा सौदो बेच आई है। अगला देखिएगा गणेश्वर सभ्यता जो कि नीम का थाना सीकर में स्थित है साहब जी, और कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता जो कि कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है, जिसका नाम है गणेश जी की सभ्यता, ठीक है दोस्तों, गणेश जी की सभ्यता। अच्छा गणेश्वर सभ्यता याद को नहीं हो तो कहीं ट्रिक लगाओ, ट्रिक अच्छा लगाओ भाई साहब। गणेश जी की का बेटा था साहब जी, भगवान शंकर का, की का बेटा था साहब जी, भगवान शंकर का, भगवान शिव का, ठीक है। और भगवान शंकर का भगवान का रहो तो साहब जी, भगवान शंकर का भगवान जो गला में रहो तो नाग, का रहो तो नाग, इसको कहो तो सांप, और सांप की तो था कातली, जाने थे ना कातली, कहीं वो तो कातली भाई, सांप जो दोली दोली छोड़ जाओ उसका कातली, कहीं तो कातली। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ मिली है साहब जी, कातली नदी में, भूल बाबू काम ही कोई ना, भगवान शंकर का बेटा था गणेश जी, ठीक है। शंकर भगवान का सांप रहो तो सांप के साथ में रहो कातली नदी, और नीम को थाना सीकर, और नीम का पेड़ के ऊपर चढ़ गयो सांप, है ना, याद कर लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत है। ओ रतन चंद्र अग्रवाल आ जाओ भाई साहब, उत्खनन कौन करते हैं भाई साहब, उत्खनन करते हैं भाई साहब रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, कौन करते हैं, आरसी अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है, गणेश्वर सभ्यता सीकर वाली का, ठीक है। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। क्वेश्चन पूछो जाओ कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जो कि 2800 ईसा पूर्व की मानी जाती है। 6000 ईसा पूर्व कालीबंगा सभ्यता साहब जी। इसके अलावा हमने बागोर सभ्यता की बात चर्चा की, 4 से 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है ना, याद रखना इंपोर्टेंट है। और गणेश्वर सभ्य जो सॉरी दोस्तों गिलुंड सभ्यता थी, सॉरी, और मैंने रुको 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 यार, मैंने तो गलती बताई दी, इससे पहले मैंने गणेश्वर सभ्यता बताई थी, गिलुंड सभ्यता थी वो, गिलुंड सभ्यता राजसमंद वाली, जो कि कितनी थी 1900 ईस्वी से 1700, नोट लगाओ अगर हमने थोड़ा सा गलती कर दिया। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में, गिलुंड सभ्यता राजसमंद में जो कि 1900 ईस्वी से 1700 ईस्वी की पूर्व, 1700 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों मिस्टेक से यहाँ पर दोस्तों गणेश्वर सभ्यता नाम ले दिया था, आप इसको दोस्तों चेंज कीजिएगा। तो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है, 2800 ईस्वी पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। ताम्र भंडारों की बात करें तो अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध वो उपकरण मिले हैं, इस वजह से यह प्राचीनतम, इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सिद्ध किया जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं में जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है उसका नाम है गणेश्वर सभ्यता, जो कि नीम का थाना सीकर से मिली है। कहा जाता है कि यहाँ से लगभग दोस्तों जो तांबे के जो उपकरण मिले हैं तांबे के उपकरण और पात्रों में 99% तांबा है। क्वेश्चन कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी वजह से इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुरता पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। और यहाँ से दोस्तों जो मृद भांड मिले ना, कहाँ से, गिलुंड जो गणेश्वर सभ्यता सीकर से, जो मृदभांड मिले जिन्हें पोट्री कहते हैं, क्या कहते हैं, पोट्री, मृदभांड से मिट्टी के बर्तनों को कर्षक वर्णी मृदपात्र कहा गया है। क्या कहा गया है साहब जी, कर्षक वर्णी मृदपात्र कहा गया है। तो गणेश्वर जो नीम का थाना जो सभ्यता मिली है तो यहाँ के दो मिट्टी के बर्तन है, इन्हें क्या कहा गया है, कर्षक वर्णी मृदपात्र कहा गया है। ये बात आपको याद रखनी है। सजावट की बात करें तो दोस्तों यहाँ से बर्तन काले और नीले रंग में सजाए जाते थे। किसमें सजाए जाते थे दोस्तों, राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ की जो बर्तन है वो काला, ये दोस्तों ये काला रंग देख लीजिए ये दोस्तों, और नीला रंग, ये साहब आपके सामने नीला रंग, ठीक है। तो कालो रंग भी था सामने, नीला रंग भी था सामने। इस सभ्यता के बर्तन काले और नीले रंग में सजाए जाते थे। वो कौन सी सभ्यता साहब जी,
गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर। लाल और काला की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपके सामने आहड़ सभ्यता आ जाएगी, और आहड़ सभ्यता के अलावा गिलुंड सभ्यता भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और लाल मिट्टी के बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन किस में मिले थे? कालीबंगा में मिले थे। लाल मिट्टी के बर्तनों पर किस प्रकार की काली प्लस सफेद रेखाएं अंकित की जाती थी कालीबंगा के ऊपर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। गिलुंड सभ्यता मैंने आप लोगों से चर्चा की, जो कि गलती से बता दिया था, याद रखना। गणेश्वर सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब जी? गणेश्वर जो सभ्यता है नीम का थाना सीकर में, इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों प्राचीनतम दोस्तों तांबे के उपकरण मिले, और 99% इनमें क्या पाया जाता है साहब जी? तांबा पाया जाता है, ठीक है। और तांबे की सुई कहां से मिली साहब जी? बागोर भीलवाड़ा से। और बागोर जो भीलवाड़ा की जो सभ्यता थी वो भी दोस्तों कैसी सभ्यता थी? ताम्र सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों? ताम्र सभ्यता थी। गणेश में गिलुंड सभ्यता राजसमंद की अगर बात करूं वो भी कैसी थी दोस्तों? वो भी एक प्रकार से ताम्र सभ्यता ही थी। अगला देखिएगा, यहां से तांबा आहड़ सभ्यता और मोहनजोदड़ो में ट्रांसफर किया जाता था भाई साहब। कहां से साहब जी? गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर से जो तांबा होता था वो आहड़ सभ्यता और मोहनजोदड़ो में भेजा जाता था। और मोहनजोदड़ो की हड़प्पा में अगर आप लोगों से बात करूं दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, अगर आप लोगों ने जाकर नहीं देखा तो पहले इसे जाकर देखा। वीडियो का नाम है राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताएं, राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रमुख सभ्यताएं, जहां पर मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि राजस्थान में, सॉरी दोस्तों, भारत में दोस्तों एक मोहनजोदड़ो का स्थान है, वर्तमान में तो पाकिस्तान में, लेकिन भारत में उस समय जो सभ्यता की चर्चा करें कि मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि दोस्तों बहुत ही जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है। राजस्थान से भी एक दो तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कहां से मिली कमेंट में जरूर बताएगा, ये मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। अगला देखिएगा, अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं के अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो भीनमाल सभ्यता, जो कि जालोर में स्थित है साहब जी। जालोर में वही स्थान जहां से एलाना, जालोर से भी देखिए एलाना, जालोर का एक स्थान है जिसका नाम है एलाना, एलाना सभ्यता। क्या नाम है? एलाना सभ्यता, जो कि जालोर से मिली। और ये कैसी सभ्यता है साहब जी? ये भी एक प्रकार से ताम्र सभ्यता है। कैसी सभ्यता है साहब जी? एलाना जो सभ्यता थी जालोर वाली, ये भी एक प्रकार से किसी ताम्र सभ्यता मानी जाती है। आरसी अग्रवाल, ओ आरसी अग्रवाल, भीनमाल दोस्तों जालोर वाला वही स्थान जहां से आरसी अग्रवाल ने इसका क्या कराया था दोस्तों? उत्खनन करवाया था, ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता का भी किसने किया साहब जी? आरसी अग्रवाल के द्वारा ही उत्खनन किया गया था। विदेशी व्यापार, यहां से एक रोमन एम्फोरा प्लस एक यूनानी सुराही मिली। ये क्वेश्चन दोस्तों RMSSB के द्वारा पूछा जा चुका है, ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता थी जहां से एक प्रकार से रोमन एम्फोरा मिला है, जिसे सुराही पात्र कहा जाता है, प्लस एक यूनानी सुराही भी यहां से मिली है। तो याद रखना, अर्थात यूं कहा जा सकता है कि भीनमाल जोलर का दोस्तों विदेशी व्यापार होता था। क्या होता था साहब जी? विदेशी व्यापार होता था। रोमन एम्फोरा मिला है, दोस्तों सुराही पात्र मिला है, यूनानी सुराही भी मिली है। ये पुष्टि, ये इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने का प्रमाण देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको खतन में दे दिया जाएगा कि भीनमाल जालोर से एक रोमन एम्फोरा मिला है। इसका कारण क्या है दोस्तों? कारण ये है कि विदेशी व्यापार होने का एक प्रकार का केंद्र भी है। तो खतन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्राचीन नाम की करें तो भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल देखने को मिलता है। क्या मिलता है साहब जी? श्रीमाल देखने को मिलता है। और एक माल की मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा की थी, ऊपर माल का पटार, और ऊपर माल के पटार के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसरोडगढ़ चित्तौड़ से लगाकर दोस्तों कहां तक फैला, बेसरोडगढ़ से चित्तौड़ से फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ था आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बिजोलिया तक फैलाता है, याद आ जाएगा, याद कर लिया करो। ये अगली देखिए सभ्यता देखिएगा, ईसवाल सभ्यता, जो कि उदयपुर में, आ जाओ भाई, ईसवाल सभ्यता जो कि लोह सभ्यताओं में एक मानी जाती है। किसी दोस्तों लोहे की सभ्यताओं में एक मानी जाती है, जो कि ईसवाल सभ्यता साहब जी उदयपुर में। ये उदयपुर वाला वही स्थान है जहां पर गिरवा की पहाड़ियां जाए पाए, गिरवा नामक एक क्षेत्र पाया जाता है, जो कि पहाड़ियां है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? पहाड़ियों की अधिकता के कारण उदयपुर के जो आसपास का दोस्तों जो क्षेत्र होता है वो गिरवा कहलाता है, और उदयपुर के क्षेत्र को दोस्तों कीव क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। उदयपुर वही स्थान है जिसे दोस्तों झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात हुई। अब बात करें ईसवाल सभ्यता, प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण। ओ, ऐतिहासिक से भी नहीं बल्कि प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण, गौर करो, इंपोर्टेंट लगाओ भाई, इंपोर्टेंट लगाओ। चार ऑप्शन दिया जाएगा कि निम्न में से ऐसी कौन सी सभ्यता है जो कि प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है? वो कह देगा बागोर भीलवाड़ा वाली, ठीक है। और इसके अलावा हमने दोस्तों वो गिलोंड वाली भी दे सकता है। गिलोंड के बाद में वो दोस्तों आपके दोस्तों ये जो क्या नाम से हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना, थोड़ी सभ्यता की बारे चर्चा की थी, भीनमाल जालोर सभ्यता, वो भी दे देगा। लेकिन प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता वो ईसवाल सभ्यता, ठीक है। उद्योग की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। ओ भाई,
लोहे के उद्योग के साक्ष्य मिले यहाँ से, किस इस जालोर से। अगली सभ्यता देखिएगा बेराट सभ्यता जो जयपुर में, ओ बेराट सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है साहब जी। प्राचीन मत्स्य जो तो जनपद का था, इसकी तो राजधानी हुआ करती थी तो बेराट। और इसकी जो प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो बीजक की पहाड़ियां प्राप्त हो गए, भीम की डूंगरी यहाँ से मिलती है और महादेव जी की डूंगरी भी यहाँ से मिलती है। बेराट सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य कालीन अवशेष भी देखने को मिलते हैं। बेराट सभ्यता से हड़प्पा के, ओ तगड़ो वाला प्रश्न भाई साहब। बेराट सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता प्लस मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष भी देखने को मिलती। खतरनाक प्रश्न है, लगाओ इंपोर्टेंट। आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा। बेराट सभ्यता जयपुर से भी हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष देखने को मिलते हैं, याद रखना, इंपोर्टेंट बात आती है। अगला देखिएगा कि विद्वान मानते हैं कि विद्वान दयाराम साहनी ने, नील रतन बनर्जी ने और कैलाश नाथ दीक्षित ने यहाँ क्या किया था साहब जी, उत्खनन किया था। दया का नीला कलर, आप जानते हो राजस्थान में फेमस ट्रिक है दया का नीला नीला कलर, क्या नाम है दोस्तों, द से दया का द से दयाराम साहनी, नील से दोस्तों नीला मतलब नील रतन बनर्जी, कलर यानी कैलाश चंद दीक्षित, क्या नाम है कैलाश चंद दीक्षित दोस्तों की किस बेराट। और बेराट का दोस्तों एक प्राचीन नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है पर यात्रा, क्या नाम है साहब जी, पर यात्रा। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, बेराट का प्राचीन नाम देखने को मिलता है जो कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से क्या मिली है, यहाँ से दोस्तों एक गोल मंदिर मिला है, कैसा मिला है, गोल मंदिर मिला है। अशोक के स्तंभों के अवशेष भी यहाँ से मिले। गोल मंदिर आरपीएससी क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी है, कोई रिकॉर्ड ही कौन है, कितनी बार पूछी भाई है ना। अगला देखिएगा यहाँ का दोस्तों जो भाबरू जो अभिलेख मिला है भाई साहब, कहां से, बेराट जयपुर से। इस भाबरू जो अभिलेख है ये बेराट के समीप स्थित है, कहां स्थित है, भाबरू जो अभिलेख है ये दोस्तों कहां से मिला है साहब जी, बेराट सभ्यता दोस्तों जयपुर से मिला है। ये बात आपको याद रखनी है। महत्व क्या है साहब जी, महत्व इसका ये है दोस्तों कि अशोक के बौद्ध धर्म, दोस्तों जो अशोक था ना, इसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण यही देता है, कौन सा, भाबरू अभिलेख, ठीक है। तो अशोक जानते हो आप, अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, कलिंग का युद्ध किया था इसने, ये डिस्को मारा था, बाद में सारे के सारे युद्ध त्याग दिए और इसने क्या ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अपने पुत्र और पुत्रियों को भी दोस्तों इस बौद्ध धर्म की दोस्तों प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया था, संयोगिता महेंद्र को, इन सबको, ठीक है, श्रीलंका भेजा था इनको, है ना, सब पढ़ाए थे हमने तो भारतीय इतिहास में, देखिएगा मजा आ जाएगा। अगला देखिएगा बालातल सभ्यता उदयपुर, ओ बालातल सभ्यता उदयपुर, इसका उत्खनन प्रोफेसर वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था। कौन कौन सी सभ्यता, वीएन मिश्र के द्वारा बालातल सभ्यता का उत्खनन किया गया था। गिलोंड सभ्यता का इसने उत्खनन किया भाई साहब वीएन मिश्र के द्वारा, है ना। देखो भाई प्रकृति की बात करें तो दोस्तों यहाँ से ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं। बागोर सॉरी दोस्तों बालातल सभ्यता से भी ताम्र प्लस पाषाण सभ्यता के उपकरण देखने को मिलते हैं और कहा जाता है कि इस बालातल सभ्यता से का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से पुख्ता होने का प्रमाण देखने को मिलता है। भाई साहब खतरनाक चीज। बेराट सभ्यता जयपुर, बालातल सभ्यता जो कि उदयपुर, प्लस में दोस्तों कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। इन सबके दोस्तों जो व्यापार, गणेश्वर सभ्यता जो कि जिसके गणेश्वर सभ्यता के भी हड़प्पा सभ्यता से क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। बेराट सभ्यता दोस्तों जो जयपुर है इसका भी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से क्या थे दोस्तों, अरे संबंध थे। लगाओ भाई इंपोर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट है। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे, आपके लिए भविष्य का प्रश्न बन सकता है कि बालातल जो सभ्यता थी इसके दोस्तों जो केंद्र हैं वो भी हड़प्पा से जुड़े हुए थे, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों अवशेषों की अन्य अन्य अवशेषों की बात करें तो हनुमानगढ़ से दोस्तों जो रंगमहल जो सभ्यता ये हनुमानगढ़ से प्राप्त होती है। रंगमहल सभ्यता कहाँ है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखना, जो हनुमान जी थे वो दोस्तों अपने शरीर में क्या लगाते थे, रंग लगाते थे, कौन सी भाई साहब, कामी, ठीक है, कामी लगाते थे, रंग है, ठीक है। और ओजियाना सभ्यता जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, और भीलवाड़ा में मैंने आप लोगों से दोस्तों एक चर्चा की थी दोस्तों, बागोर सभ्यता जो कि भीलवाड़ा में दोस्तों जहां से तांबे के उपकरण मिले, तांबे की सुई मिली, क्या मिली, सुई मिली, जिसमें दोस्तों धागा बनाने का कार्य, यानी कि छेद वाली सुई, ठीक है। नगरी सभ्यता जो कि चित्तौड़ में स्थित है साहब जी, नगरी सभ्यता चित्तौड़ में, ये चित्तौड़ वही स्थान है दोस्तों जहां पर सामवेल सेठ जी का मंदिर बना हुआ है, अर्थात इसे मंडपिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। बरौर सभ्यता भाई साहब गंगानगर में, ठीक है, कहां से साहब जी, बरौर सभ्यता जो कि गंगानगर में स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तिलवाड़ा सभ्यता वर्तमान में दोस्तों बाड़मेर में नहीं है, कहां है दोस्तों, बालोतरा में साहब जी, कहां है साहब जी, बालोतरा में, ये बात आपको याद रखनी, बाड़मेर को हटा दीजिएगा, ठीक है। तिलवाड़ा सभ्यता कहां है दोस्तों, बालोतरा बाड़मेर में है, ठीक है, बाड़मेर वाला नहीं, बालोतरा।
अगली दोस्तों हम लागलों से चर्चा करें तो जोधपुरा सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है साहब जी। जोधपुरा जो सभ्यता है वो जयपुर में स्थित है। और ये जोधपुरा दोस्तों जो सभ्यता है यहाँ से ताम्र पाषाणकालीन उपकरण मिले दोस्तों। ताम्रकालीन सभ्यता के प्रमाण देखने को मिलते हैं। जोधपुरा सभ्यता वही सभ्यता है जहां से दोस्तों PGW चित्रित मृदभांड संस्कृति के केंद्र मिले हैं दोस्तों। यहाँ से जोधपुरा जेपी से, सुनारी, झुंझुनू से, नौभरतपुर से, तीनों के तीनों देखिएगा आप दोस्तों। जोधपुरा सभ्यता जयपुर से, सुनारी, झुंझुनू से और नौभरतपुर से दोस्तों क्या मिले, पेंट एंड ग्रेव वे मिले। ये बात आपको याद, तीनों के तीनों देखिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और लगा लीजिए दोस्तों, विराटनगर जयपुर। विराटनगर जयपुर ये दोस्तों जयपुर में 1 2 3 4, हाँ 4, तो 1 2 3 4 इन सभी से क्या मिला है दोस्तों, PGW पेंट एंड ग्रेव वे संस्कृति के केंद्र मिले जो कि 600 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। जबकि एक सभ्यता आती है जिसका नाम है दोस्तों नगर टोंक। ये दोस्तों नगर जो सभ्यता जो कि टोंक में स्थित है, टोंक की स्थापना वही जहां पर दोस्तों राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। पालनपुर जो सभ्यता थी वो जो पालनपुर का जो केंद्र था वो भी एक मुस्लिम रियासत थी। टोंक की स्थापना करते हैं जो अमीर खां पिंडारी, और अमीर खां पिंडारी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जाता है जिसका नाम है साहब जी अमीर नामा। क्या नाम है साहब जी, अमीर नामा। ये बात आपको याद रखनी है, याद रखना है दोस्तों। उसी प्रकार से मैं आप लोगों से बता दूं राजस्थान में ग्रंथ अभी तक एग्जामों में पूछा गया है जिसका नाम है वाक्या ए राजस्थान, ठीक है, जो कि मुंशी ज्वाला प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ज्वाला सहाय के द्वारा लिखा जाए। अगला देखिएगा राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। अब राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रकार कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी कि 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन होता है वो 1800 ईस्वी 1900 ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है। ये बात आपको याद रखने के बाद वैदिक सभ्यता का काल शुरू होता है। किसका सभ्यता का काल शुरू होता है साहब जी, वैदिक सभ्यता का काल होता है। मुख्य स्त्रोतों की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों 4 वेद पाए गए जिनमें दोस्तों ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है और अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद वही है जिसे दोस्तों प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सामवेद की मैं चर्चा करूं तो साहब ये गीता पर लिखा गया है दोस्तों, किस पर दोस्तों, गीत से जुड़ा हुआ है ना, गीतों से, ठीक है। और यजुर्वेद की मैं बात करूं तो यज्ञ से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद की मैं अगर आपसे बात करूं राजस्थान के कई क्षेत्रों के नाम इसमें देखने को मिलते हैं जैसे कि दोस्तों मरु धन्व है ना, मरु धन्व जांगल प्रदेश वगैरह इन सब की चीजें क्या की गई है, ऋग्वेद में की गई है। और 4 वेद के अलावा दोस्तों जो 5वां जो वेद है, जो 5वां वेद है वो राजस्थान का एक ग्रंथ है राजस्थान का जिसका नाम है वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ, जो कि दोस्तों किसके द्वारा लिखा जाता है, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा जाता है। गागरोन दुर्ग में लिखा जाता है, डिंगल शैली में लिखा जाता है। और दोस्तों दुर्सा आड़ा ने, दोस्तों किसने साहब जी, दुर्सा आड़ा ने, दुर्सा आड़ा ने, इस दुर्सा आड़ा ने वेली कृष्ण रुक्मिणी को दोस्तों 5वां वेद कहा था और 19वां पुराण कहा था। क्या कहा था साहब जी, 19वां पुराण कहा था। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब बात करें राजस्थान में अवशेष की बात करें तो राजस्थान में कहां पर वैदिक सभ्यता के जो अवशेष देखने को मिलते हैं साहब जी, ये देखिए अनूपगढ़ से दोस्तों इंपोर्टेंट है। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के जो अवशेष देखने को मिलते हैं अनूपगढ़ से मिलते हैं। तरखान वाला दोस्तों जो डेरा यहाँ से देखने को मिलते हैं। चक 24 से मिलते हैं, 64 सॉरी दोस्तों 64 से देखने को मिलते हैं। तो अचक अचक याद रखना है आपको, यार अचक एक ट्रिक लगा लीजिए। ट्रिक क्या लगा लोगे भाई साहब, अचक, ठीक है दोस्तों। अरे भाई अचक नहीं दे, ट्रिक क्या लगाओगे, अचक अतच, ठीक है। अ से दोस्तों अनूपगढ़, त से तरकान वाला, च से चक 64। ये बात आपको याद रखनी है जहां से वैदिक सभ्यता की क्या मिले साहब जी, क्या मिले साहब जी, प्रमाण मिले। अगला देखिएगा भाई साहब, महाकाव्य काल राजस्थान में यानी कि एपिक पीरियड रामायण और महाकालीन रामायण समुद्र और अस्त्र। ओ मैंने आप लोगों से कल वीडियो में लागू से चर्चा की थी। राजस्थान में जो दंशदती और सरस्वती जो नदियां हैं ये पहले नदियां बहती थी राजस्थान में। इस राजस्थान में कोई भी समुद्र यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या नहीं था, मरुस्थल नहीं था, यहाँ पर क्या था साहब जी, समुद्र हुआ करता था। क्या था साहब जी, समुद्र था। अब देखिएगा राम रावण युद्ध के दौरान जब दक्षिणी सागर सेतु पर पुल बनाना स्वीकार नहीं किया गया, सागर ने मना कर दी, राम भगवान सीता ने जी ने लेवा जाओगा भाई साहब, समुद्र रास्तों को नहीं दे रहे। तो राम भगवान ने उसे डराने के लिए अमोघ वस्त्र खींचा। क्या खींचा भाई साहब, अमोघ वस्त्र। ये अमोघ वस्त्र खींचा, महामृस्थल का निर्माण। अब मृस्थल का निर्माण कैसे हुआ, ये अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका गया जिससे समुद्र के स्थान पर मृस्थल हो गया, डेजर्ट हो गया। कहने का मतलब ये है साहब जी कि जैसे जैसे भगवान श्री राम अपनी भार्या सीता को लेने के लिए साहब जी रावण की लंका में जाने वाले थे, बीच रास्ते में समुद्र आ जाता है, समुद्र रास्ता देने से मना कर देता है। जैसे भगवान श्री राम 3 दिन की कठोर तपस्या उन्होंने की, भगवान दोस्तों रामेश्वर की स्थापना की। रामेश्वर की स्थापना करने के बाद में उन्होंने दोस्तों जैसे समुद्र से रास्ता मांगा, समुद्र ने रास्ता देने से मना कर दिया।
तब राम भगवान क्रोधित हुए और बोला कि भाई मैं तुझे अभी 1 मिनट में सुखा दूंगा। क्रोधित हुए, तीर चलाया, तीर निशाना साधा, जैसे तो समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र प्रकट हुआ तो साहब उसने उन्होंने मना हाथ जोड़े, प्रभु ना 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 ऐसे ना, मेरे को ना सुखाओ। अब अस्त्र तो खाली जाता ही नहीं, क्या करें इसके। साहब जी उसने कहा कि साहब जी इसे पूरा उत्तर दिशा की ओर छोड़ दीजिए, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर छोड़ दीजिए। तब राजस्थान में उस समय जमाने में भी क्या हुआ करता था, मरुस्थल हुआ करता था, मरुस्थल नहीं समुद्र हुआ करता था। और जैसे वो तीर छोड़ा गया तो जो पूरा जो संपूर्ण सागर था वो सारा का सारा सूख जाता है और राजस्थान में भी दो डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, वैज्ञानिक युग में भले ये कथा मान्य न हो, लेकिन ये प्रमाणित करती है कि रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से भलीभांति परिचित थे। रामायण की जो रचयिता थे वो राजस्थान के भूभाग से परिचित परिचित थे साहब जी। ठीक है, अब देखा साहब जी महाभारत कालीन अवशेष। जांगल प्रदेश, बीकानेर, ये क्षेत्र कौरव और पांडवों के राज्य के अधीन हुआ करता था। साहब जी जो जांगल प्रदेश है ये कौरव और पांडवों के राज्यों का दोस्तों अधीन हुआ करता था। और जांगल प्रदेश वही है दोस्तों बीकानेर और नागौर वाला, बीकानेर और नागौर का दोस्तों जो क्षेत्र है ये जांगल प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों समी, ठीक है, केर या पीलू के वृक्ष दोस्तों देखने को मिलते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों जांगल प्रदेश से ये पांडवों के राज्य, पांडव ये पांडवों का मित्र और अधीनस्थ राज्य था दोस्तों। ठीक है, ये पांडवों का दोस्तों जो अधीनस्थ मित्र और राजा, राजा विराट ने पांडवों ने के अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष वेश बदलकर इस मत्स्य राज्य विराट के दरबार में बिताया था। मत्स्य राज्य की मैंने आप लोगों से चर्चा की, बिताया था। ठीक है, महाभारत युद्ध की चर्चा करें तो राजा विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़े और युद्ध में मारे गए थे, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अंधकारमय काल के ऐतिहासिक युग। ठीक है, भारतीय इतिहास की एक तरफ महाभारत युद्ध के बाद से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि रामायण के युद्ध से महात्मा बुद्ध तक का समय या महाभारत के युद्ध के बाद महात्मा बुद्ध के तक का जो समय, ये दोस्तों राजस्थान के इतिहास में स्पष्ट नहीं देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि महाभारत का जैसे युद्ध होता है उसके बाद में जब महात्मा जो बुद्ध होते हैं, इसके बीच का जो राजस्थान का जो इतिहास है वो कहीं पर भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इस वजह से इसे अंधकारमय युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से कथन और कारण में क्वेश्चन बन सकता है, ये बात भी आपको याद रखना है। कथन दे देगा साहब जी की महाभारत युद्ध से महात्मा बुद्ध के बीच का जो समय है वो राजस्थान में स्पष्ट नजर नहीं आता है, इस वजह से इसे अंधकारमय युग कहा जाता है। कथन सही है, कारण भी सही, व्याख्या भी करता है। अगला देखिएगा, पर्याप्त पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य का अभाव देखने को मिलता है। अगला देखिएगा, ऐतिहासिक युग का आरंभ। बुद्ध के समय राजस्थान के इतिहास के बारे में अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगी थी। महात्मा जो बुद्ध हुए थे इनके समय में राजस्थान के बारे में, इतिहास के बारे में जो जानकारियां मिलने लगी थी, जैसे कि भाबरू का जो अभिलेख है जो कि बौद्ध धर्म की जानकारी देता है, अशोक के बारे में जानकारी देता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की में अगर आप लोगों से बात करूं तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस समय राजनीति के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई देती है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि राजस्थान में दोस्तों भगवान 6वीं शताब्दी ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार की 2 प्रकार की प्रमुख प्रवृत्तियां भी दिखाई देती है। एक दिखाई देती है जिसका नाम है दोस्तों जनपदों का उदय हुआ। साहब जी क्या हुआ साहब जी, जनपदों का उदय हुआ, अर्थात छोटे छोटे राज्यों यानी कि जनपदों का जन्म होता है। दूसरा होता है साहब जी संघर्ष, इन छोटे छोटे राज्यों का जन्म हुआ और साम्राज्य विस्तार के लिए दोस्तों जनपदों के बीच में क्या हुआ साहब जी, आपसी टकराव भी हुआ। यानी कि यूं मान लीजिए दोस्तों कि दोस्तों एक पुरुष है, एक महिला है, उसके दोस्तों 2-4 बच्चे होते हैं और 2-4 बच्चे होने के बाद में बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में आपस में क्या होता है, जमीनी के लिए बंटवारा के लिए दोस्तों संघर्ष भी होता है। तो ये प्रवृत्तियां दिखाई देती है, कब देती है साहब जी, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में दिखाई देती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्मों के अनुसार दोस्तों राजस्थान की राजनीति में 2 प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई देती है, जनपदों का उदय और साम्राज्य विस्तार है, तो उनके बीच में आपस में टकराव। लेकिन कब साहब जी, 6वीं शताब्दी ईस्वी। इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, लगा लीजिए साहब। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के जनपद, ओ द रिपब्लिक ऑफ द राजस्थान उदय। भारत के अन्य भागों की बात ही राजस्थान में भी जनपदों का उदय हुआ, विकास हुआ और उनका भी पतन हुआ। जैसे कि प्रमुख देखें, मुख्य स्रोत क्या देता है, मुख्य स्रोत देता है कि दो बौद्ध ग्रंथ देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय ने राजस्थान दोस्तों भारत के 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिलती है। ये तो है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा कि जैन धर्म का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। राजस्थान के संबंधों की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मत्स्य जनपद जो कि राजस्थान का था साहब जी, ये पूर्णतः राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन देखिएगा कितना जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद पूर्णतः राजस्थान में ही स्थित था, इसकी सीमाएं राजस्थान के बाहर बिल्कुल भी नहीं थी।
मत्स्य जनपद, क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से बनास नदी मात्र राजस्थान में बहती है, उसी प्रकार से मत्स्य जनपद पूरी तरह से राजस्थान में स्थित था। इसके अन्य भागों की चर्चा करें तो अन्य भागों में जैसे जैसे कि राजस्थान कहने की से जैसे कि कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत आते थे। ठीक है, सीवी जनपद की अगर आप लोगों से चर्चा की जाए तो सीवी जनपद चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र होता था उसे सीवी जनपद कहा जाता था। मैं आप लोगों से कई बार चर्चा कर चुका हूं। और अगला दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, कहां से बनेगा साहब जी, यहां से बनेगा। सिकंदर के प्रभाव, 327 ईस्वी पूर्व सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व बचाने के लिए पश्चिम प्लस उत्तर यानी कि पश्चिम उत्तर सीमा के कुछ कबीले राजस्थान में आकर बस गए। क्वेश्चन पूछेगा भाई आप लोगों से दोस्तों, आरपीसी तगड़ा वाला प्रश्न बनाएगी कि सिकंदर के आक्रमण के कारण राजस्थान में पश्चिम प्लस उत्तर यानी कि पश्चिम उत्तर सीमा के दो कुछ कबीले थे जो कि राजस्थान में आकर बस गए थे। उन कबीलों का नाम बताइए। 3 प्रकार के कबीले आपको याद रखने। कितने कबीले साहब जी, 3 देखिएगा। 3 कबीले कौन कौन से? एक है मालव जनपद, एक है योध्या जनपद, एक है अर्जुनाइन जनपद। ठीक है, आमायो। आप एक ट्रिक लगा लीजिए, ट्रिक का लगा लो साहब जी, आमायो, आमायो। ठीक है, आमायो, आमायो शब्द याद रखना आपको। सिकंदर के आक्रमण के कारण कुछ कबीले भयभीत हुए, उसके प्रभाव के कारण और राजस्थान में वो प्रवेश करते हैं, जिनमें आते आमायो। आ से हो जाएगा साहब जी अर्जुनाइन दोस्तों, अर्जुनाइन। म से हो जाएगा भाई साहब मालव जनपद और यो से हो जाएगा योध्या जनपद। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 3 कबीले कौन कौन से थे। मत्स्य जनपद, ठीक है, मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो मत्स्य जनपद का दोस्तों जो प्राचीनतम दोस्तों जो प्रमाण देखने को मिलता है, मत्स्य जाति सर्वप्रथम ऋग्वेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है, जो इसकी प्राचीनता सिद्ध करता है। अन्य साहित्यिक उल्लेख की बात करें तो मत्स्य जो जनपद है, इस मत्स्य जनपद का साहब जी शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। कोशित की उपनिषद में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। खतरनाक क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है, कोशित की उपनिषद में भी दोस्तों इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो शक कर लो, आप इसमें क्या कर लो, शक कर लो। ठीक है, मच्छी होती है उस पर आपको शक करना है। ठीक है, तो मत्स्य जनपद में, शतपथ ब्राह्मण में, कोशित के उपनिषद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। महाभारत में स्थान, और महाभारत में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है, क्योंकि भारत के प्रमुख जनपदों में इसकी गणना की जाती है, जो कि महाभारत के समय में जो मत्स्य जनपद था वो राजा विराट के नगर के अंतर्गत आता था साहब जी। ठीक है, भौगोलिक विस्तार की चर्चा करें तो चंबल की जो पहाड़ियां थी दोस्तों, चंबल दक्षिण का जो भाग है किसका किसका साहब जी, मत्स्य जनपद का जो दक्षिणी भाग था वो चंबल की पहाड़ियों तक। पश्चिम की मैं आप लोगों से बात करूं तो पश्चिम में सरस्वती नदी के जंगलों तक। ठीक है, अगला देखिएगा आधुनिक क्षेत्र में, मैं दोस्तों आधुनिक क्षेत्र देखिएगा दोस्तों, देखो मत्स्य दोस्तों जो जनपद है ना, मत्स्य जनपद, इसका दोस्तों जो दक्षिणी जो इलाका था वो चंबल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। कहां तक फैला हुआ था दोस्तों? चंबल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। पश्चिमी जो इलाका था साहब जी पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक फैला हुआ था। और आधुनिक क्षेत्रों में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आधुनिक समय में दोस्तों जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के दोस्तों जो कुछ भूभाग थे वो इसके अंतर्गत आते थे। ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन बन सकता है कि मत्स्य जनपद का दक्षिणी भाग कौन सा था? चंबल नदी का किनारा या चंबल की नदी की पहाड़ियां। और पश्चिम की बात करें तो साहब जी पश्चिम में सरस्वती नदी के जो जंगल थे वो इसका दोस्तों सीमा रेखा निर्धारित करते थे। ये बात आपको याद रखनी है। अगला देखेगा कि यहाँ के दोस्तों जो शासक थे, यहाँ के जो शासक थे वो महाभारत काल में दोस्तों जो कौन थे? दोस्तों राजा विराट दोस्तों यहाँ के शासक हुआ करते थे। कौन दोस्तों? विराट, जिन्होंने पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए दोस्तों सहायता दी थी। ये बात आपको याद रखनी। राजधानी की मैं अगर आप लोगों से चर्चा करूं तो विराट ने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर, गौर कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। आरएमएसएस भी क्वेश्चन पूछेगी, आरपीएससी तो नहीं पूछेगी, आरएमएसएस भी क्वेश्चन पूछेगी कि मत्स्य जो जनपद था इसकी जो राजधानी थी, जो कि राजा विराट ने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर बेराट बसाकर उसे अपनी राजधानी बसाया भी किसने साहब जी? विराटनगर ने ही बनाया था। राजा जो विराट था इसी ने इसको राजधानी बनाया और इसने इसको बसाया था। और इस जो बेराट को, इस गौर करना, ये जो बेराट है या ये जो विराट नगर है इसका एक और नाम देखने को मिलता है साहब जी, अदर नेम देखने को मिलता है। क्या नाम है? पर यात्रा। ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसका विवाह, किसका विवाह साहब जी? विराट की एक पुत्री थी। आप लोगों को पता है ना, अगर आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो महाभारत में आप लोगों को पता होगा कि जो राजा विराट था, इस राजा विराट की एक पुत्री थी जिसका नाम है उत्तरा। इस उत्तरा का जो विवाह होता है वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से होता है। ये अभिमन्यु वही व्यक्ति है, ठीक है, जिसने जानते हो ना 7 बंदों से 10 बंदों से क्या कहता, युद्ध किया था। चक्रव्यूह में घुसना जानता था, बाहर निकलना नहीं जानता था।
ये जो अर्जुन था ना, ये इस उत्तरा का गुरु था। क्या था साहब जी? गुरु था। यानी कि अर्जुन ने इसको, इस उत्तरा को क्या दी थी? शिक्षा, दीक्षा दी थी, है ना, दीक्षा, दीक्षा दी थी इस उत्तरा को। ठीक है, तो याद है ना। और इन्हीं इन्हीं का पुत्र परीक्षित, इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। अर्थात उत्तरा का विवाह होता है दोस्तों अभिमन्यु से, और अभिमन्यु और उत्तरा का एक बेटा होता है, जिस एक इसका पुत्र होता है जिसका नाम है परीक्षित। और ये परीक्षित वही व्यक्ति जब पूरे पांडव दोस्तों इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, तो जो राजा जो परीक्षित है वो भारत का दोस्तों एक राजा बनता है परीक्षित। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, जो कि अभिमन्यु का बेटा था। ठीक है, मत्स्य जनपद उत्तर महाभारत काल। ठीक है, शक्ति का उदय, रीजन ऑफ द पावर। गोपीनाथ शर्मा का मत कहा जाता है कि महाभारत के बाद में कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे। महाभारत के बाद में कुरु और दोस्तों जो यादव जो जनपद थे वो निर्बल हो चुके थे, कमजोर हो गए थे। ऐसा कौन कहते हैं साहब जी? कहते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। क्या कहते हैं दोस्तों? गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि महाभारत के समय के बाद में कुरु जनपद और जो यादव जनपद थे वो साहब जी कमजोर हो गए। कौन कहते हैं? गोपीनाथ शर्मा इस बात को कहते हैं। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य जनपद भी इसमें शामिल हो गया। मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया। कौन शक्तिशाली हो गया? पावर किसमें आ गई? मत्स्य जनपद में। क्यों आए? क्योंकि कुरु जनपद और यादव जनपद क्या हो गए? निर्बल हो जाते हैं। राजधानी की समृद्धि, शक्ति बढ़ने के साथ इनकी जो राजधानी थी, जो विराट नगर थी, की संपन्नता और वियोगों में भी वृद्धि हुई। अगर राज्य पावर में आएगा तो उसकी राजधानी पावर में आना निश्चित है दोस्तों। ठीक है, तो कुरु जनपद यादव जनपद निर्बल हो गए। इनको दोस्तों मत्स्य जनपद में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। पड़ोसी राज्यों के बीच में संघर्ष, साल्व जाति, आधुनिक अलवर के कुछ भागों में रहने वाली दोस्तों जो जाति थी वो थी दोस्तों साल्व जाति। मैंने आपको जब पहला वीडियो आप लोगों को पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है, जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसे कहीं पर भौगोलिक क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसके में निवास करने वाली जो जातियां हैं उनके नाम पर जाना जाता है। तो मैंने आपको कथन और कारण में जो प्रश्न बन सकता था वो भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी। अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो जाकर नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें, इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो दोस्तों साल्व जाति की बात करें तो आधुनिक अलवर में रहती थी, अलवर के कुछ भागों में रहने वाली जाति थी। विवाद क्या हुआ साहब? अस्पष्ट सीमा को लेकर। अस्पष्ट सीमा को मतलब राज्य की जो सीमा थी ना उसको लेकर के मत्स्य जनपद में और साल्व जनजाति में क्या हुआ साहब जी? संघर्ष होता है। देखिएगा दोस्तों, खतरनाक प्रश्न बनेगा यहाँ से कि मत्स्य जो जनपद था और जो साल्व जनपद था, जो कि कहाँ रहता था साहब जी? अलवर में रहता था। कहाँ रहता था? अलवर में। इनके बीच में अस्पष्ट सीमा, इस प्रकार मतलब राज्यों की जो सीमा थी ना उसको लेकर क्या होता है दोस्तों? संघर्ष होता है। और मैंने आप लोगों से चर्चा की कि महात्मा बुद्ध के बाद में, महात्मा बुद्ध के समय के बाद में जो तो राजस्थान में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में दो प्रकार के संघर्ष देखने को मिलते हैं। एक है छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जनपदों का उदय हुआ, और उनमें आपस संघर्ष होता है। कब होता है साहब जी? 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ये भी बात आपको याद, शताब्दी में। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, इंपोर्टेंट है। अच्छा देखिएगा, संघर्ष होता रहता था। ठीक है, वेदी यानी कि चेंदी। अब देखिए एक प्रकार का जो तो जनपद हो रहा था जिसका नाम है चेंदी जनपद। चेंदी राज्य ने पूरी शक्ति से आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेंदी राज्य में मिला लिया। ओ, पावर में कौन आया भाई साहब? मत्स्य जनपद पावर में आया था। इस मत्स्य जनपद में दो जो राज्य थे, एक है कुरुश राज्य और एक है दोस्तों यादव राज्य। ठीक है, ये जो कुरु और जो यादव राज्य थे किसमें शामिल हो गए साहब जी? ये शामिल हो गए मत्स्य जनपद में। लेकिन इस मत्स्य जनपद से भी पावर में कौन आ गया? वो है दोस्तों चेंदी राज्य। कहा जाता है कि एक बार एक ऐसा समय आया कि मत्स्य जनपद को हरा दिया। किसने साहब जी? चेंदी राज्य ने। चेंदी राज्य ने किसको हराया? इस मत्स्य जनपद को हरा दिया। ये बात आपको याद रखनी है। और हरा कर अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो चेंदी राज्य ने अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण कर इस मत्स्य जनपद को चेंदी राज्य में मिला लिया। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन कहा जाता है कि बाद में जाकर जो ये मत्स्य जो जनपद है, ये मत्स्य जनपद बाद में जाके स्वतंत्र हो जाता है, अर्थात वो उससे अपने राज्य को छुड़ा लेता है। मत्स्य अधिक समय तक अधीन न रह सका किसके? दो तो चेंदी के जनपद के। कुछ समय बाद ही वो फिर से स्वतंत्र भी हो जाता है। मगध का विस्तार और मौर्य साम्राज्य का शासन। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं। मगध की साम्राज्यवादी नीति अंततः मत्स्य जनपद की मगध की विस्तारवादी नीति का शिकार हो गया। बाद में कहा जाता है कि जो मत्स्य जो जनपद था इसको भी दोस्तों मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनकर निकलता है। कौन सा? मगध का साम्राज्य। तो मगध का जो साम्राज्य था वो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य निकल के उतारता है। और इसमें मत्स्य जनपद, चेंदी जनपद, कुरु जनपद, यादव जनपद सबको शामिल कर लिया जाता है।
विलय की बात करें तो मगध के सम्राटों ने अपने जनपदों की तरह मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। मौर्य काल, मौर्य के शासन काल में मत्स्य जनपद पूरी तरह से मौर्य साम्राज्य के अधीन आ गया था। प्रमाण की बात करें तो प्रमाण ये देता है, एविडेंस ये देता है कि जो राजधानी थी तो विराट नगर से प्राप्त अशोक की शिलालेख, मैंने आप लोगों से जब ऊपर चर्चा की कि जो विराट की जो विराट ने राजा विराट ने जयपुर के निकट एक राजधानी बनाई जिसका नाम है विराट नगर, जिसे विराट कहा जाता है, इसे परियात्रा भी कहा जाता है। वहां पर अशोक का एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है भाब्रू अभिलेख। क्या नाम है साहब जी? भाब्रू का अभिलेख। इस भाब्रू अभिलेख किसका है साहब जी? ये अशोक का है और ये भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है साहब जी? भगवान बुद्ध से। अशोक के बारे में कहा जाता है कि इसने कलिंग युद्ध के बाद में अपना जो युद्ध की जो नीति थी उसको त्याग दिया था और इसने दोस्तों शरणागत की नीति को अपना लिया था। अर्थात यूं कहें दोस्तों अहिंसा की नीति को छोड़कर अहिंसा के मार्ग की ओर बढ़ा था और अपने पुत्र महेंद्र और संयोगिता को भी इसने क्या कर लिया था? हाँ, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, याद रखना। सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि मौर्य युगीन अवशेष भी हमें कहां से मिलते हैं साहब जी? विराट नगर, जो जयपुर है ये विराट नगर है, यहाँ से मौर्य काल के अवशेष देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ से साहब जी हड़प्पा युगीन अवशेष भी देखने को मिलते हैं। बालाथल हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की मैं अगर आप लोगों से बात करूं साहब जी, बालाथल से भी मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? बालाथल उदयपुर से भी देखने को मिलते हैं। गणेश्वर सीकर से भी मिलते हैं, गणेश्वर से भी मिलते हैं। गणेश्वर जो सभ्यता थी सीकर वाली, इसका भी दोस्तों कहीं ना कहीं से दोस्तों जुड़ाव रहता था। ठीक है, चलिए ये बात हुई दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज के बारे में राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते थे हम उनकी चर्चा की। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा पार्ट नंबर 4 आने वाला है आपके लोगों के सामने, वो है दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है, जहां से हर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बनता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसके बाद में राजपूतों की उत्पत्ति के साथ ही हम दोस्तों गुहिल वंश की भी चर्चा करने वाले हैं, ये बात आपको याद रखनी है। पूरी तरह से दोस्तों हमने दोस्तों जो कक्षा 10th और 9th की जो बुकें जहां से हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं दोस्तों 10-10, 15-15, उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा था वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर ही लीजिए। कर भला तो हो भला, शेयर जरूर करना दोस्तों।